Renegade Immortal, Chapter 541. Hello, welcome back to my channel, Books with AR. जब सोल रिफाइनिंग ट्राइब के लोग आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकले तो किसी ने अचानक घुटने टेक दिए और जल्द ही हर ट्राइब मेंबर ने उस सिमत में घुटने टेक दिए जहां वैंगलिन उड़कर गया था। उनके दिलों में वैंगलिन पूरे सोल रिफाइनिंग ट्राइब का एंसेस्टर था। जब तक वो वहां था, सोल रिफाइनिंग ट्राइब कभी तबाह नहीं हो सकता था। ओयांग हुआ ने भी घुटने टेक दिए। ये पिछले 4 साल उसके जहन में किसी झलक की तरह गुजरे। उसकी कल्टीवेशन इन पिछले 4 सालों में आसमान से बातें करने लगी थी और ये सब उसे किसी ख्वाब जैसा लग रहा था। अपने पीछे 5,000 से ज्यादा ट्राइब मेंबर्स को देखते हुए ओयांग हुआ वैंगलिन के लिए अपने एहसासात को बयान करने के लिए जो वाहिद लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकता था वो एहतराम था। वैंगलिन कदम ब कदम चलता गया और आहिस्ता आहिस्ता सबकी नज़रों से ओझल हो गया, लेकिन कोई खड़ा नहीं हुआ। सोल रिफाइनिंग सेक्ट से 5 किलोमीटर बाहर वैंगलिन ने अपने बैग ऑफ होल्डिंग पर थपकी दी और एक सुनहरी बनफशी रोशनी बाहर निकली। ये एक विशाल दरिंदे में बदल गई जिसका जिस्म 30 फुट चौड़ा था और रंग सुनहरी बनफशी था और उसका तेज मुंह बहुत दबाव डालने वाला था। ये मस्किटो बीस्ट था। ये आधा साल पहले बेदार हुआ था, इसलिए इसकी ताकत में बहुत इजाफा हो गया था। इस वक्त एक आम सोल फॉर्मेशन कल्टीवेटर भी इसका मुकाबला नहीं कर सकता था। वैंगलिन ने हिसाब लगाया कि मस्किटो तकरीबन पीक लेट स्टेज सोल फॉर्मेशन कल्टीवेटर जितना ताकतवर था। गोल्डन स्पिरिट रूट के अलावा इसका ताल्लुक दरिंदे की ब्लड लाइन से भी था। अब उसकी सुनहरी बनफशी जिस्म से आहिस्ता आहिस्ता फैलने वाला एक बीस्ट किंग ऑरा था। अगर कोई गौर से ना देख रहा होता तो इस ऑरा का पता लगाना बहुत मुश्किल था। एंशिएंट गॉड तुस्सी की यादों के मुताबिक ये दरिंदे अकेले नहीं रहते थे, बल्कि गिरोहों में रहते थे। अगर वो गिरोहों में रहते थे तो यकीनन उनका कोई लीडर होता था। ये दरिंदा एक लीडर की सिमत में इवॉल्व हो रहा था, ताहम अभी वो लीडर बनने से बहुत दूर था। ये कहना पड़ेगा कि यादों में मौजूद मस्किटो का लश्कर ऐसी चीज थी जिससे एंशिएंट गॉड तुस्सी भी डरता था और बचता था। मस्किटो बीस्ट के नमूदार होने के बाद उसने फौरन एक तेज दहाड़ मारी। ये दहाड़ पूरी जमीन पर गूंजी और फौरन 13 और हू पाओ के चेहरों को जर्द कर दिया। वाज़े तौर पर अपनी कल्टीवेशन के साथ वो इस दहाड़ की चुभने वाली ताकत को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। दहाड़ मारने के बाद मस्किटो बीस्ट वैंगलिन के पास उतरा और अपने मुंह से उसे रगड़ने लगा, जैसे वो उसे खुश करने की कोशिश कर रहा हो। वैंगलिन हल्का सा मुस्कुराया और ऊपर छलांग लगाने और उसकी पीठ पर उतरने से पहले मस्किटो को सहलाया। फिर वैंगलिन ने पुरसुकून लहजे में कहा, तुम दोनों भी ऊपर आ जाओ। 13 ने अपने दांत भींच लिए। उसने चुपके से सोचा कि वो एंसेस्टर के सामने खुद को शर्मिंदा नहीं कर सकता और ऊपर कूद पड़ा। जब वो उतरा तो एक सर्द ऑरा सीधे उसके पांव के जरिए दाखिल हुआ। उसकी बॉडी रिफाइनिंग टेक्निक का इस सर्द ऑरा पर कोई असर नहीं हुआ, इसलिए उसे अपना पूरा जिस्म दर्दनाक महसूस हो रहा था। अगर वो उसके अज़्म की वजह से ना होता तो वो पहले ही गिर चुका होता। हू पाओ ने जब 13 को देखा तो वो कुदरती तौर पर पीछे रहने को तैयार नहीं था और वो भी ऊपर कूद पड़ा। जब वो उतरा तो सर्द ऑरा ने उसके जिस्म पर भी हमला किया। बमुश्किल सर दौरा को बर्दाश्त करने के बाद हू पाओ कड़वाहट से मुस्कुराया। उसने सोचा कि एंसेस्टर वाकई ताकतवर हैं, क्योंकि एंसेस्टर का पाला हुआ सिर्फ एक दरिंदा ही इतना खौफनाक था। वैंगलिन ने जब 13 और हू पाओ की कारकर्दगी देखी तो वो अपनी आंखों में पसंदीदगी की झलक के साथ मुस्कुराया। एक ख्याल के साथ मस्किटो बीस्ट बिजली की तरह तेजी से आगे बढ़ा। ताकतवर हवाएं फौरन उन तीनों से टकराई। हवा का वैंगलिन पर कोई असर नहीं हुआ। असल में इसने उसे बहुत पुरसुकून महसूस कराया। जहां तक 13 और हू पाओ का ताल्लुक है, उन्हें लगा जैसे उन्हें एक ताकतवर तूफान से टक्कर लगी हो। अगर वो एक लम्हे के लिए भी तवज्जो खो देते तो वो दूर उड़ जाते। 13 ने एक हल्की दहाड़ मारी जब उसने इस हवा का मुकाबला करने के लिए मुसलसल बॉडी रिफाइनिंग टेक्निक को एक्टिवेट करने के लिए अपने जिस्म में मौजूद तमाम डिमोनिक स्पिरिचुअल एनर्जी को तेजी से साइकिल किया। हू पाओ ने भी यही किया जब उसने अपनी आंखें बंद की और हवा का मुकाबला करने के लिए अपने जिस्म में मौजूद डिमोनिक स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल किया। ये जगह एंशिएंट डीमन सिटी से 15 मिलियन किलोमीटर दूर थी, इसलिए मस्किटो बीस्ट को वहां पहुंचने में कुछ समय लगने वाला था। वैंगलिन को कोई जल्दी नहीं थी, इसलिए उसने ग्रीटर टेलीपोर्टेशन स्किल का इस्तेमाल करने के लिए अपने जिस्म में मौजूद सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी ज़ाया नहीं की।
जैसे जैसे मस्कीटो बीस्ट आसमान से गुजरा, हर ट्राइब जिसके पास से वो गुजरा उसने अपना हिफाजती फॉर्मेशन एक्टिवेट कर लिया। उनकी नज़र में मस्कीटो बस बहुत ज़्यादा ताकतवर था। ये आसमान में उड़ते हुए पहले ही सोनिक बूम्स पैदा कर रहा था। जो बेरजती दहाड़े वो मार रहा था, उससे ऐसा लगता था जैसे बिजली ज़मीन पर गिर रही हो, जिससे मजमूई तौर पर एक बहुत हैरानकुन मंजर पैदा हो रहा था। पहले जब वैंगलिन पहली बार डीमन स्पिरिट लैंड में दाखिल हुआ था, तो वो फॉर्मेशंस और ट्राइब्स के वजूद के बारे में नहीं जानता था। फॉर्मेशंस में लोगों को अंदर छुपाने की सलाहियत भी थी, इसलिए वो किसी को ढूंढने के काबिल नहीं था। ताहम अब उसे डीमन स्पिरिट लैंड की एक खास समझ थी, इसलिए अब नीचे देखते हुए उसे लातादाद ट्राइब्स दिखाई दिए। वहाँ ताकतवर और कमज़ोर, बड़े और छोटे ट्राइब्स थे, और ट्राइब्स के दरमियान आबादी में बहुत फ़र्क था। अगर मेरा सोल रिफाइनिंग ट्राइब डीमन स्पिरिट लैंड के तमाम ट्राइब्स को मुत्तहिद कर सके, तो ये एक ऐसी ताकत बन जाएगी जो यहाँ के 9 मुल्कों को भी हैरान कर देगी। वैंगलिन की आंखें सर्द हो गईं। 7 दिन बाद एंशिएंट डीमन सिटी फासले पर नमूदार हुआ। जब वो शहर से 50 किलोमीटर दूर थे, तो वैंगलिन ने मस्कीटो बीस्ट को वापस रख लिया और वो 13 और हु पाओ जमीन पर उतरे। 13 का मिजाज मुस्तहकम था। माजी में वो अपने ट्राइब से सबसे ज्यादा दूर सिर्फ चंद 10,000 किलोमीटर्स तक गया था, लेकिन अब वो एक ऐसी जगह पर था जो 15 मिलियन किलोमीटर्स दूर थी। यहाँ तक कि उसने अपने ख्वाबों में भी कभी तसव्वुर नहीं किया था कि वो एक दिन इस जगह आएगा। फिर भी उसने खुद को सिर्फ थोड़ी सी खुशी महसूस करने की इजाजत दी और फौरन इस एहसास को दबा दिया। उसका चेहरा बेहिस था और उसकी आंखें सर्द थीं, जो उन जज्बात का जरा सा भी इजहार नहीं कर रही थीं जो वो महसूस कर रहा था। उसका एक्सप्रेशन वैंग लिन जैसा था। 4 साल पहले वो ऐसा नहीं था। वैंग लिन के लिए उसके एहतराम ने उसे अनजाने में वैंग लिन की नकल करने पर मजबूर कर दिया था। ये स्काई डीमन कंट्री के शहरों में से एक था, एंशिएंट डीमन सिटी। इन तमाम ट्राइब्स की नज़रों में एंशिएंट डीमन सिटी आसमानों की ताकत रखता था। ये एक मुकद्दस जगह थी और हर किसी का ख्वाब था। इस सब का शायद पहले 13 पर असर होता, लेकिन उसके लिए वैंगलिन आसमानों की ताकत था, ट्राइब उसकी मुकद्दस सरजमीन थी और उसका ख्वाब वैंगलिन की तस्लीम हासिल करना था। जहाँ तक हु पाओ का ताल्लुक है, वो अभी भी 13 का मुकाबला नहीं कर सकता था। जब उसने एंशिएंट डीमन सिटी को देखा, तो वो घुटने टेकने और खामोशी से इबादत करने से खुद को रोक न सका। थोड़ी देर बाद वो तेजी से होश में आ गया। फिर वो खड़ा हुआ और शर्मिंदगी का इजहार किया। जब उसने 13 का सर्द चेहरा देखा, जिस पर उस जोश का कोई निशान नहीं था जो उसे था, तो उसे लगा कि वो हार गया है। उसने एक गहरी सांस ली, एंशिएंट डीमन सिटी पर थूका, कुछ बुड़बुड़ाया और अपने चेहरे पर नफरत का वाज़ेह इजहार दिखाया। वैंगलिन 13 और हु पाओ की हरकतों पर मुस्कुराया, फिर उसने एक कदम उठाया और धुएं के बादल की तरह आगे बढ़ा। 13 और हु पाओ ने तेजी से पीछा किया। उन तीनों ने तेजी से 50 किलोमीटर का फासला तय किया और एंशिएंट डीमन सिटी के सामने पहुंच गए। एंशिएंट डीमन सिटी बहुत बड़ा था, इसलिए कोई एक नज़र में इसका आखिरी हिस्सा नहीं देख सकता था। हालांकि ये अब तक का सबसे बड़ा शहर था जो वैंग लिन ने देखा था, लेकिन वो प्लैनेट्स और नेबुलास देख चुका था। शहर कितना ही बड़ा क्यों ना हो, वो मुकाबला नहीं कर सकता था। शहर में दाखिल होते वक्त उसने अपनी सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी को नहीं छुपाया और बहुत पुरसुकून रहा। ये नॉर्दर्न गेट था और जितने लोग शहर के अंदर और बाहर जा रहे थे, वहां कुदरती तौर पर गार्ड्स तैनात थे। वैंगलिन जानता था कि कल्टीवेशन वर्ल्ड में हर चीज ताकत पर इन्हिसार करती है और ये कि बहुत ज्यादा आजिज होना अच्छा नहीं है। यहाँ कतार बहुत लंबी थी और अगर वो इंतजार करता तो दाखिल होने में घंटों लग जाते। उसने बस कतार को छोड़ दिया और सीधा गेट की तरफ चला गया, जबकि 13 और हु पाओ उसके पीछे चल रहे थे। हु पाओ की घबराहट के मुकाबले में 13 की सर्द महरी ने उसे और भी पुरसुकून दिखाया। वैंगलिन के अचानक गेट के करीब आने ने गार्ड्स की तवज्जो खींच ली। ये तमाम गार्ड्स एंशिएंट डीमन सिटी के जनरल ऑफ द लेफ्ट विंग के तहत डीमन सोल्जर्स थे। उन सब की कल्टीवेशन लेवल्स कल्टीवेटर्स के फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट स्टेज के बराबर थीं और उनकी नज़रों में वैंगलिन बगैर किसी डिमोनिक स्पिरिचुअल एनर्जी के एक आम वहशी था। लेकिन 13 और हु पाओ, जो वैंगलिन के पीछे थे, डिमोनिक स्पिरिचुअल एनर्जी से भरे हुए थे और रैंक 3 या उससे ऊपर होने चाहिए थे। इस किस्म के लोगों को अपने गार्ड्स के तौर पर रखने की वजह से वैंगलिन उनकी नज़रों में और भी पुरस्कार हो गया। ताहम सिर्फ ये गार्ड्स के लिए कवानीन तोड़ने के लिए काफ़ी नहीं था। जब वैंगलिन करीब आया तो ब्लैक आर्मर पहने हुए सिपाहियों में से एक आगे बढ़ा और उसने अपना नेज़ा घुमाकर वैंगलिन की तरफ इशारा किया और सर्द महरी से कहा, पीछे हटो। गुस्ताख।
वैंगलिन के बोलने का इंतजार किए बगैर 13 आगे बढ़ा और एक मुक्का मारा। उसके जहन में जो कोई वैंगलिन की बेअदबी करने की जुर्रत करता वो उसका दुश्मन था। उसने इस मुक्के पर बिल्कुल भी हाथ नहीं रोका और जायंट डीमन क्लैन की बॉडी रिफाइनिंग मेथड ने उसके जिस्म को धात की तरह मजबूत बना दिया था। ये मुक्का एक फ्लाइंग स्वॉर्ड की तरह था जब इसने साउंड बैरियर को तोड़ा। यहाँ तक कि उसके मुक्के के आसपास की स्पेस भी मुड़ गई जब ये डीमन सोल्जर की तरफ बढ़ा। उस डीमन सोल्जर का चेहरा शिद्दत से बदल गया। उसकी नज़रों में 13 का मुक्का मीटियोर की तरह उसकी तरफ आया और इसमें एक पुरस्रार ताकत थी। वो बचना चाहता था, लेकिन उसने देखा कि कोई चीज़ उसे अपनी जगह पर पकड़े हुए है। उसे लगा जैसे उसका पूरा जिस्म पानी के नीचे है और उसकी हरकत धीमी हो गई है। लेकिन ये शख्स कई जंगों से गुजर चुका था और बहुत तजुर्बेकार था। उसने तेजी से अपना नेज़ा अपने जिस्म के सामने किया और एक बड़ा कदम पीछे लिया। 13 की मुट्ठी नेज़े पर लगी। एक दबी हुई धमाके की आवाज़ के साथ नेज़े पर दरारें पड़ गईं। फिर जिस ताकत से उसे मारा गया था उसकी वजह से वो टूट कर राख बन गया। डीमन सोल्जर का चेहरा जर्द हो गया। हालांकि उसे रोकने वाली ताकत गायब हो गई थी, लेकिन उसे जबरदस्ती कई कदम पीछे धकेल दिया गया और उसके मुंह के कोने से खून निकल आया। अगर दूसरे डीमन सोल्जर्स उसे ना पकड़ते तो वो कहीं ज्यादा शदीद जख्मी होता। ताहम यहाँ तक कि जिन लोगों ने उसे पकड़ा वो भी कांप गए और उनके चेहरे जर्द हो गए। वो भी वाज़ेह तौर पर उस सोल्जर को मुक्के की कुछ ताकत जज्ब करने में मदद करने की वजह से जख्मी हो गए थे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।